हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करना सीखेंगे। किस केस में? टाइड रैंक के केस में। ठीक है। अब जो टाइड रैंक्स का जो केस होता है हमारा, वो क्या होता है पहले तो उसको समझना है। ठीक है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने रैंक कोरिलेशन फाइंड किया था, लेकिन वहां पर जो रैंक थी हमारी वो टाई नहीं थी। ठीक है। तो अगर टाइड रैंक वाला केस है तो उसमें रैंक कोरिलेशन को हम कैसे फाइंड करते हैं, ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि टाइड रैंक्स का केस जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो चलते हैं रैंक कोरिलेशन इन टाइड रैंक पर। ठीक है। अब समझेंगे कि टाइड रैंक्स क्या होती हैं। तो देखिए, सपोज मैं 5 स्टूडेंट्स लूं और उनके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स लूं, और जिसको मैं बोल दूं एक्स वेरिएबल। ठीक है। तो 5 स्टूडेंट ले रहा हूं मैं। ठीक है। तो उनके मार्क्स लूं अगर मैं, तो एक के मार्क्स हैं 30, एक के हैं 32, एक के 35, और एक के 40, और एक फिर 30, 30। ठीक है। अब अगर मैं इनको रैंक दूं, इनकी रैंकिंग करूं मार्क्स की, ठीक है, यानी RX बोलूं इसको, तो देखिए अगर मैं रैंक करूंगा तो सबसे ज्यादा मार्क्स जिसके हैं उसको फर्स्ट रैंक दूंगा, यानी 40 जिसके मार्क्स हैं उसको 1 रैंक दूंगा। अब 40 के बाद किस 35 आए हैं तो 35 को मैं 2 रैंक दे दूंगा। अब 35 के बाद क्या मार्क्स आए हैं 32, तो 32 को मैं 3 रैंक दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर जब मैं आता हूँ 32 के बाद, तो यहाँ पर मुझे 30 देखने को मिलता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मैं यहाँ पर क्या रैंक दूं? क्योंकि अगर इसको 4 दे देता हूँ, इसको 5 दे देता हूँ, तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्क्स तो दोनों के सेम है ना। तो आप इसे 4 और इसे 5 कैसे दे सकते हैं, या इसे 5 इसको 4 कैसे दे सकते हैं? तो ये जो केस बोला जाता है हमारा, ये बोला जाता है टाइड रैंक्स का केस, क्योंकि यहाँ पर जो दो रैंक हैं वो आपस में टाई हो रही हैं। ठीक है। तो इस तरह के केसेस में हम रैंक कोरिलेशन को कैसे फाइंड करते हैं, उसको हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। तो अगर रैंक टाइड नहीं होती है, सिंपल रैंक कोरिलेशन हम फाइंड करते हैं, तो वहां पर तो हमारा रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है, जो स्पीयरमैन ने दिया है, वो क्या होता है? 1 - Σ(D)² अपॉन N N² -1 होता है। लेकिन ये फॉर्मूला टाइड रैंक में नहीं यूज करेंगे हम। टाइड रैंक के लिए हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड करके यूज करेंगे, जो कि स्पेयरमैन ने किया है। ठीक है। तो टाइड रैंक में रैंक कोरिलेशन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इन केस ऑफ टाइड रैंक्स इज डिफाइंड एज। तो क्या फॉर्मूला होगा? ये फॉर्मूला होगा आपका R = 1 - 6 मल्टीप्लाई में है किसके? Σ(D)² प्लस M1 × M1² -1 प्लस M2 × M2² -1 प्लस M3 -1/12, और अपोन में है N N² -1। अब जरूरी नहीं है ये M3 तक जाए, M4 तक भी जा सकता है, तो वो मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ तक ये फॉर्मूला लेना है। तो सबसे पहले तो इसमें जो सिंबल्स हमने यूज करे हैं उनके मीनिंग को हमें समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे डी की। तो डी क्या होता है? RX - RY। अगर हम दो वेरिएबल एक्स और वाई के बीच में रैंक कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं, तो RX बोलते हैं हम रैंक ऑफ एक्स को, RY बोलते हैं रैंक ऑफ वाई को, और इनका जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डी। क्लियर? और इसमें जो स्मॉल n है हमारा, जो हमने n यूज किया है, ये n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, कि जो हमारे पास x और y वेरिएबल्स की वैल्यूज का जो सेट है उसमें कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं।
तो उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। अब बात करते हैं कि यहाँ पर M1, M2 और M3 किसको डिनोट कर रहे हैं। ये M1, M2, M3, M4 भी हो सकता है, M5 तक भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये है नंबर ऑफ रिपीटिशंस ऑफ टाइड रैंक, कि टाइड रैंक जितनी बार रिपीट हो रही है ये उसके नंबर्स हैं। तो M1, M2, M3 आर द नंबर्स ऑफ रिपीटेशंस ऑफ टाइड रैंक्स। तो ये नंबर ऑफ रिपीटेशंस है कि कोई रैंक कितनी बार रिपीट हो रही है, टाइड रैंक। ठीक है। अब फॉर्मूला याद करना काफी सिंपल है। देखिए, जब रैंक टाई नहीं होती है तो ये फॉर्मूला तो होता ही था आपका। ठीक है। N1 - 6 समेशन D² अपॉन N² - 1 ये होता था फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा और प्लस यहाँ पर ये पैटर्न ऐड करते चले जाएंगे। M1 - 1 अपॉन 12। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर M1 के प्लेस पर M2 हो जाएगा, फिर M3 हो जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइड रैंक के केस में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कुछ कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा अभी। अब इस पर प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो हमें इस डेटा के लिए क्या फाइंड करना है भाई? रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये टाइट रैंक का क्वेश्चन है। टाइट रैंक के क्वेश्चन को या तो आप जब रैंक देंगे तब पता चल जाएगा कि ये टाइट रैंक का क्वेश्चन है, नहीं तो देख टाइट रैंक के क्वेश्चन का कैसे पता चलेगा? आप ये देख सकते हैं, एक्स में एक्स वेरिएबल जो है या वाई वेरिएबल जो है, इसमें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो इसका मतलब टाइट रैंक का फॉर्मूला लगेगा उसमें। तो एक्स में देखें, अगर हम देखें तो 64 आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी 64 है। ठीक है। तो इसका मतलब कुछ वैल्यूज रिपीट हुई हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, तो कहने का मतलब यहाँ पर टाइट रैंक का फॉर्मूला यूज करेंगे आप क्या फाइंड करने के लिए? रैंक कोरिलेशन फाइंड करने के लिए। अगर रैंक कोरिलेशन नहीं बोला होता, सिंपल कोरिलेशन फाइंड करना होता, तो फिर कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला यूज करते आप। ठीक है। रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे टाइट रैंक में? स्पीयरमैन वाला। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। स्पीयरमैन का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीयरमैन का एक फॉर्मूला होता है जो कि अभी हमने डिस्कस किया। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? D² सबसे पहले। और D² कैसे फाइंड होता है? डी होता है हमारा RX - R y। यानी डी के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा RX। RX मतलब एक्स की रैंक, और उसके साथ क्या फाइंड करना पड़ेगा? RY यानी वाई की रैंक। उसके बाद इनको माइनस करके डी आएगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले तो आपको RX और RY फाइंड करना है, यानी रैंक्स फाइंड करनी है एक्स और वाई की। तो देखिए वो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो जो डेटा आपको गिवन है एक्स और वाई का, उसको लिख लीजिए। तो हमने इसको लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर हम फाइंड करेंगे RX यानी एक्स की रैंक। अब इसको जरा ध्यान से समझना है कैसे करेंगे। तो देखिए, रैंकिंग करेंगे एक्स की। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है एक्स की? सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी एक्स की 80। ये वैल्यू सबसे बड़ी है, तो इसको हमने रैंक दे दिया फर्स्ट रैंक। क्लियर? उसके बाद 80 के बाद क्या है? 80 के बाद जो है हमारी वो है 75। लेकिन 75 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अब इसको कैसे रैंक देनी है? दो जगह है यहाँ पर। तो यानी अगर यहाँ पर 1 रैंक मैंने दे दी और इसको मैं 1 के बाद क्या देता, एक को 2 देता और एक को 3 देता। अभी दी नहीं है 2 और 3। ठीक है। तो अगर देता तो नंबरिंग कैसे होती? 2 और 3 होती, या एक को 3 देता एक को 2 देता। तो यानी 1 के बाद 2 और 3 है ना? तो 2 देता या फिर क्या देता? 3। तो यानी इन दोनों का एवरेज ले लीजिए। एवरेज मतलब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, और कितनी कितनी बार आया है? 75 दो बार आया है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 + 2 = 5/2, तो ये आ गया 2.5। तो कहने का मतलब अब दोनों को सेम रैंक दे दीजिए, इसको भी 2.5 दे दीजिए
और इसको भी 2.5 दे दीजिए। तो अब इसको भी रैंक मिल गई, 80 को भी मिल गई, 75 को भी मिल गई। इसके बाद अब किसको रैंक देनी है? 75 से लेस देन देखिए कौन है। तो 75 से लेस देन जब आप देखेंगे तो वो कौन है? 68 है। अब 68 को क्या रैंक देंगे? तो देखिए अगर हम ये 2.5 दी है, लेकिन ये 2.5 देने के लिए हम कहाँ तक पहुंच गए थे? 3 तक पहुंच गए थे। 3 तक कैसे पहुंच गए थे? मतलब 80 को 1 दी थी और इसको आप 2 दे रहे थे, इसको 3 दे रहे थे, फिर उसका एवरेज दिया। तो यानी आप कहाँ तक पहुंच गए थे? 3 तक। तो 3 तक आप पहुंच गए थे, तो यानी आप 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो इसको दे दीजिए। ये 4 रैंक दे दी इसको। तो 68 को भी 4 रैंक मिल गई आपकी। अब 68 के बाद किसको देनी है रैंक? 68 के बाद देखिए 68 से लेस देन क्या है? ठीक है, 68 के बाद आ रहा है 64। अब 64 यहाँ पर भी है और 64 यहाँ पर भी है, दो जगह है भाई। और आप किस नंबर तक पहुंच चुके थे? 4 नंबर तक। तो 4 के बाद अगर आप रैंक देनी स्टार्ट करते तो इसको 5 देते और इसको 6 देते। और एक और है 64, ये भी है। तो 3 प्लेस पर है। तो 4 तक आप पहुंच गए, इसको 5 देते, इसको 6 देते और इसको 7 देते, यानी 3 बार रिपीट हुआ है। तो 4 के बाद 5 + 6 + 7, ये काम रफ में करते हैं जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो 5 + 6 + 7, और कितनी बार आया? 3 बार। तो 3 से डिवाइड कर लीजिए इसको। तो कितना आ जाएगा? 5 और 6 कितने हो गए? 11 और 6 कितने? 11। और 7 कितना हो गया? 11 और 7 हो गया 18। 18/3, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 6 आ गया। तो यानी इसको भी 6 दे दीजिए। और कहाँ है 64? ये है 64, इसको भी 6 दे दीजिए और इसको भी 6 दे दीजिए। तब आपने 64 को रैंक दे दी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद कौन बचा? 64 के बाद 64 को भी रैंक दे दी, यहाँ पर भी दे दी, इस 64 को यहाँ पर भी दे दी। उसके बाद कौन बचा है 64 के बाद? 64 के बाद आया आपका 55, जिसको रैंक नहीं मिली है। तो आप कहाँ तक पहुंच गए थे रैंक देते हुए? 6 तक नहीं, बल्कि कहाँ तक पहुंच गए थे? यहाँ 7 तक पहुंच गए थे। तो 7 के बाद यहाँ पर इसको दे दीजिए 55 को रैंक आप 8। 55 को 8 दे दिया। अब 55 के बाद कौन है? 55 के बाद 40 है, 40 भी एक बार है, तो 40 को दे दीजिए 9 रैंक। नहीं, 55 के बाद है 50 यहाँ पर, तो 50 को दे दीजिए क्या? 9 रैंक 8 के बाद। और फिर कौन बचा? 40, इसको तो दे दी, 40 को दे दीजिए 10 रैंक। तो कहने का मतलब सभी को ये रैंक मिल गई है, ये RX आ गया। इसी तरह से आप RY फाइंड करेंगे। RY में, Y में देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पर 81, तो 81 को रैंक दे दीजिए 1। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद 81 के बाद क्या है यहाँ पर देखिए, उससे लेस देन। 81 के बाद जो है इसमें वो है 70, तो 70 को दे दीजिए 2 रैंक। उसके बाद 70 के बाद क्या है? 68। 68 यहाँ पर भी है और 68 यहाँ पर भी है। तो आप 2 तक पहुंच गए, सेकंड रैंक तक पहुंच गए। 1, ये 2। 2 के बाद क्या आता है? 3। तो इसको 3 देंगे और इसको 4 देंगे, यानी एवरेज देंगे 3 और 4 का। तो कितना आया? 4 और 3 कितना हो गया? 7। 7/2 यानी 3.5। इसको भी 3.5 दे दीजिए और इसको भी 3.5 दे दीजिए। तो 68 को आपने दे दिया रैंक 3.5। 3.5, ठीक है। 70 को भी मिल गई थी रैंक आपकी और इसको भी रैंक मिल गई है। अब कौन बचा 68 के बाद? 68 के बाद आप देखते हैं तो क्या बचता है? 62 बच रहा है ये। तो 62। अब कहाँ तक पहुंच गए थे आप? यहाँ देखिए 4 तक रैंक दे दी थी ना आपने यहाँ पर। तो 4 के बाद इसको क्या देंगे? 5। अब 62 के बाद कौन है? 62 के बाद देखिए 62 को तो मिल गई। 62 के बाद जो है और वो कौन है? 60 है ये। यहाँ पर 5 दी थी 62 को, तो इसको 6 दे दीजिए। इसके बाद
60 के बाद कौन है? 58, तो इसको 7 दे दीजिए। उसके बाद 58 के बाद क्या है भाई? 50 है, तो इसको 8 दे दीजिए। और 50 के बाद कौन बचा? 45, इसको 9 दे दीजिए। और 40 को 10 दे दीजिए। तो इस तरह से आपने सभी को रैंक दे दिए। क्लियर है? एक सेकंड। 45 को भी हमने 10 दे दिए, ठीक है, तो सबको रैंक दे दी है, ठीक। तो अब हम इस RX और इस RY के कॉलम को लिख लेते हैं। ये रैंक दे दिए हैं हमने सबको, ये रैंक आ गई है। अब क्या फाइंड करना पड़ेगा? यहाँ पर डी फाइंड करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है? RX माइनस RY, यानी इस कॉलम से ये कॉलम माइनस कर लेंगे, तो इसको कर लेते हैं फाइंड। देखिए 4 से 5 जाएगा तो -1, 6 माइनस 7 -1, 2.5 माइनस 3.5 -1। इस तरह से इन दोनों कॉलम को माइनस करके ये डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे डी स्क्वायर का, यानी ये जो डी है इस कॉलम का स्क्वायर करेंगे। -1 का 1, -1 का 1, -1 का 1, -1 का 1, 5 का 25, ये 25, ये 1, ये 1, 0, और ये 4 का 16। तो ये डी स्क्वायर का कॉलम हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब डी स्क्वायर का जब कॉलम फाइंड कर लेते हैं, डी स्क्वायर का कॉलम फाइंड करने के बाद हम इस डी स्क्वायर का यहाँ पर टोटल भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका टोटल फाइंड कर लिया हमने, कितना आया? 72। अब 72 आया। ठीक है, तो टाइड रैंक का क्वेश्चन था, तो इसमें एक तो डी स्क्वायर की जरूरत पड़ती है आपको, और एक M1 M2 M3 की जरूरत पड़ती है। तो डी स्क्वायर का टोटल तो फाइंड कर लिया। अब M1 M2 M3 फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए एक्स में कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो एक तो 75 रिपीट हो रही है, और कितनी बार रिपीट हो रही है? 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। तो नंबर ऑफ रिपीटिशंस ही क्या होते हैं? M1 M2 M3 होते हैं। तो 75 देखा हमने एक्स में, तो इन एक्स 75 रिपीटेड 2 टाइम्स। कितनी बार रिपीट हुआ 75? 2 टाइम्स, तो M1 ले लीजिए 2। और कोई रिपीट हुआ है क्या एक्स में? और भी रिपीट हुआ है 64। देखिए 64, 64, यहाँ पर 64, तो 64 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 टाइम्स। तो इस 3 को क्या ले लेंगे आप? M3 ले लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रिपीटिशन सी M होता है। तो 64 कितनी बार आया भाई? 3 बार। तो M2 हो गया 3। अब x में तो और कोई ऐसी वैल्यू बची नहीं है जो रिपीट हुई हो। अब किस पर आते हैं? y पर आते हैं। तो y में देखिए कौन रिपीट हुआ है। तो y में केवल कौन रिपीट हुआ है? 68 रिपीट हुआ है। ये 68 है, और ये 68 है। तो कितनी बार रिपीट हुआ है? इन y 68 रिपीटेड 2 टाइम्स। तो इसको क्या ले लीजिए? M3 ले लीजिए। तो M3 आ गया आपका 2। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखिए रैंक कोरिलेशन का। द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्मूला चलेगा हमारा, ये M3 तक ही जाएगा। अगर और वैल्यू रिपीट होती हमारी तो उसको हम M4 ले लेते, या M5 तक रिपीट होती तो M5 ले लेते। लेकिन कितनी वैल्यू तक रिपीट हुई है? ये वैल्यू रिपीट हुई है जिनसे हमें M1 M2 M3 तक मिला है। तो यानी हम फॉर्मूले को M3 पर यहाँ पर रोक देंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। डी स्क्वायर का टोटल यहाँ पर पुट कर देंगे, 72 आया था। M1 की वैल्यू कितनी है? 2 पुट कर देंगे यहाँ पर। M2 की वैल्यू कितनी है? 3, यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। और M3 कितना है? 2, तो यहाँ दोनों प्लेसेस पे 2 पुट कर देंगे। N कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना है उसको उतना पुट कर देंगे। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। तो N के प्लेस पर यहाँ पर हम 10 पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए N के प्लेस पर यहाँ 10 पुट कर दीजिए, बाकी वैल्यूज आपने पुट कर ही दी हैं। तो ये कितना आएगा जब कैलकुलेट करेंगे इसको हम? तो R की वैल्यू आ जाएगी 0.545। ये रैंक कोरिलेशन आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।